गैस्ट्राइटिस, गैस्टर मीन्स स्टोमक, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। कहने का मतलब स्टोमक या आमाशय की इनर म्यूकोसल लेयर, उसमें भी खास तौर से गैस्ट्रिक म्यूकोसा के इपिथेलियल लेयर में होने वाले सूजन को ही गैस्ट्राइटिस नाम के मेडिकल की शब्दावली में जानते हैं। ये म्यूकोसल लेयर एक तरह से बैरियर का काम करता है एसिडिक मीडियम से बचाने में, लेकिन जब यही म्यूकोसल लेयर डैमेज हो जाती है तो गैस्ट्रिक एसिड स्टोमक को डैमेज करने लगता है। इन सभी टर्मिनोलॉजी की पेचीदगी से बाहर निकलते हुए चलिए जानते हैं कि आखिर गैस्ट्राइटिस डेवलप कैसे होती है। एक कारण हो सकती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे शॉर्ट में एच पाइलोरी भी बोलते हैं। शायद आप लोग इन नामों से परिचित भी होंगे। एनीवे, लेट्स एक्सप्लेन कि आखिर एच पाइलोरी ऐसा करता क्या है कि गैस्ट्राइटिस की समस्या पैदा हो जाती है। ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो 44 से 50% लोग ऑलरेडी एच पाइलोरी से इन्फेक्टेड हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जिसके स्टोमक में भी एच पाइलोरी है तो उसको नुकसान ही पहुंचाएगा, बल्कि यह डिपेंड करता है कि उस एच पाइलोरी बैक्टीरिया के अंदर कौन सा स्ट्रेन या टॉक्सिन है, हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाने वाला या स्टोमक में रहते हुए मिलजुल कर रहने वाला। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि बैक्टीरिया तो एच पाइलोरी ही है, तो वह किसी के स्टोमक में रहते हुए गैस्ट्राइटिस का कारण बन जाता है, तो किसी के स्टोमक में रहते हुए कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे इंसान में ही सभी इंसान क्रिमिनल और करप्ट ही नहीं होते हैं और सबके सब मानव शरीफ ही नहीं होते, और यह भी बात है कि जो करप्ट और क्रिमिनल है वो भी मनुष्य है और जो शरीफ है वो भी मनुष्य है, लेकिन दोनों के बिहेवियर और एक्शन में बहुत फर्क होता है। कुछ ऐसा ही समझिए कि बैक्टीरिया तो दोनों एच पाइलोरी ही है, चाहे वो गैस्ट्राइटिस काउज करे अन्यथा ना करे। तब सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि बैक्टीरिया कहलाने में तो एच पाइलोरी ही है, लेकिन किसी में गैस्ट्राइटिस का कारण बनता है और किसी में नहीं। ऐसा कैसे? कहीं उस मनुष्य के स्टोमक से दोस्ती तो नहीं लगा रखी है जिसके स्टोमक में ये एच पाइलोरी के रहते हुए भी गैस्ट्राइटिस काउज नहीं कर रहा है। चलिए समझते हैं। दरअसल में जिस एच पाइलोरी बैक्टीरिया में भी कोग ए स्ट्रेन रहेगा वह गैस्ट्राइटिस का कारण बनेगा, और जिस एच पाइलोरी बैक्टीरिया में कोग ए स्ट्रेन नहीं रहेगा वह गैस्ट्राइटिस काउज नहीं करेगा। यही वजह है कि सभी के सभी एच पाइलोरी बैक्टीरिया गैस्ट्राइटिस का कारण नहीं बनता है। अब ये आखिर कोग ए क्या है? कोग ए का पूरा नाम होता है साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए। दरअसल में कोग ए पॉजिटिव एच पाइलोरी के अंदर कोग ए पैथोजेनिसिटी के आइलैंड होते हैं, तो यही कोग ए की वजह से गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर होने की संभावना होती है। दरअसल में एच पाइलोरी बैक्टीरिया में एक खास किस्म का सेक्रेशन सिस्टम होता है जिसे टाइप 4 सेक्रेशन सिस्टम या T4SS भी बोलते हैं। इस T4SS सिस्टम की वजह से साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए यानी कोग ए जीन को एच पाइलोरी बैक्टीरिया स्टोमक के अंदर जो एपिथेलियल सेल होता है वहां इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही एच पाइलोरी बैक्टीरिया का यह टॉक्सिन स्टोमक के एपिथेलियल लेयर में जाता है वैसे ही रिएक्शन शुरू हो जाता है और धीरे 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 गैस्ट्राइटिस काउज कर देता है। दरअसल में ये कोग ए टॉक्सिन प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन रिलीज करता है, जिसके वजह से वह ज्यादा से ज्यादा इम्यून सेल को अट्रैक्ट करता है। परिणाम स्वरूप रिएक्शन वहां पर तेज हो जाता है और गैस्ट्राइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि उतना एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हुए ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जिंदा कैसे रह जाता है। लेट्स एक्सप्लेन। आमतौर पर यह होता है कि एसिडिक माध्यम में बैक्टीरिया का सर्वाइव करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि एसिडिटी की वजह से बैक्टीरियल प्रोटीन टूटने लगते हैं तथा बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज होने लगता है तथा बैक्टीरिया की वृद्धि भी रुक जाती है। इस स्थिति में बैक्टीरिया का जिंदा रहना वहां पर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एच पाइलोरी बैक्टीरिया एक खास किस्म का एंजाइम रिलीज करता है जिसे यूरिएज एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम की वजह से अमोनिया टूटकर यूरिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह कोई अचंभित बात नहीं है कि स्टोमक में अमोनिया पाया जाता है। हाँ, मात्रा में कम होती है लेकिन पाया जाता है। खैर, जब यूरिएज एंजाइम की मदद से अमोनिया टूटकर यूरिया बनता है तो यही यूरिया स्टोमक में बनने वाले एसिड को लोकली न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। यही वजह है कि एच पाइलोरी स्टोमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में भी जिंदा रह पाता है। एनीवे, अब गैस्ट्राइटिस के दूसरे रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। एनसेड्स का इस्तेमाल भी गैस्ट्राइटिस का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे दर्द निवारक या पेन किलर या पीराहारी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये एलोपैथिक मेडिसिन करता यह है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन में ही बाधा डालती है,
जिसके वजह से अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन के कम होने की वजह से गैस्ट्राइटिस का खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन स्टोमक के अंदर म्यूकस की मोटी परत बनाने में हेल्प करता है, जिसके वजह से स्टोमक में रिलीज होने वाले एसिड से हमारा स्टोमक महफूज रह पाता है। अब जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनेगा तो म्यूकस की मोटी परत भी नहीं बन पाएगी। रिजल्ट इसका ये होगा, इसके कमी के वजह से स्टोमक में बनने वाला एसिड ही स्टोमक के अंदर वाले एपिथेलियल लेयर में इन्फ्लेमेशन या सूजन का कारण बन जाएगा। तो यही सूजन तो है गैस्ट्राइटिस। अगले रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। अगले रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो वो हो सकता है अल्कोहल का कंजम्पशन। इससे होता यह है कि डायरेक्ट स्टोमक के जो सुरक्षा कवच या प्रोटेक्टिव म्यूकोसा होता है उसी में डिसबैलेंस कर देता है तथा डायरेक्ट स्टोमक की एपिथेलियल लेयर पर बुरे प्रभाव डालते हैं तथा गैस्ट्राइटिस काउज करता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस की। आखिर कैसे स्ट्रेस या आमतौर पर अगर बोले तो टेंशन यह गैस्ट्राइटिस का कारण बन सकता है। चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। होता कुछ यूं है कि जब कोई इंसान स्ट्रेस यानी टेंशन लेता है तो उसके वजह से उसके शरीर में कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, तथा एड्रेनालिन, नोरएड्रेनालिन, वैसोप्रेसिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। जब स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है तो इस हार्मोन के वजह से स्टोमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल से भी अधिक होने लगता है। परिणाम स्वरूप गैस्ट्राइटिस का कारण बन जाता है। एक्यूट स्ट्रेस के केस में एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, इसके वजह से हार्ट रेट बढ़ता है तथा मसल्स और ब्रेन तथा ज्यादा महत्वपूर्ण वाइटल ऑर्गन में ब्लड तो ठीक ठाक मात्रा में भेजा जाता है, लेकिन स्टोमक में ब्लड का सप्लाई कम कर दिया जाता है ताकि वाइटल ऑर्गन सुरक्षित रह सके। नतीजा इसका यह होता है कि स्टोमक के मरम्मत में बाधा उत्पन्न हो जाती है तथा धीरे धीरे गैस्ट्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। गैस्ट्राइटिस का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। इसमें इम्यून सिस्टम मिस्टेकली ही स्टोमक के एपिथेलियल लेयर पर अटैक करने लगता है, यानी कि खुद के हेल्दी स्टोमक सेल्स को ही नुकसान पहुंचाने लगता है और गैस्ट्राइटिस का कारण बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर गैस्ट्राइटिस को डायग्नोज कैसे किया जाए। इसके डायग्नोसिस के विभिन्न पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे कि लक्षण और क्लिनिकल हिस्ट्री के तौर पर मरीज को अपर एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वॉमिटिंग यानी मतली और उल्टी आना, ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी, इंडाइजेशन या बदहजमी, ब्लैक टेरी लाइक स्टूल यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से स्टूल का कलर जो होता है चिपचिपा और स्टिकी स्टूल पास आउट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो अपर एब्डोमेन में टेंडरनेस यानी कि टच करने पर उसमें दर्द का एहसास होता हो। अगर गैस्ट्राइटिस की वजह से वॉमिटिंग हुई होगी तो डिहाइड्रेशन का साइन देखने को मिलेगा और गैस्ट्राइटिस की वजह से अगर ब्लड का लॉस हुआ होगा तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पीला दिखाई देगा। ये तो हुआ सिम्टम्स। अब फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होने या ना होने की पहचान करी जाती है। गैस्ट्राइटिस के इन्फेक्शियस काउज जो कि मोस्टली एच पाइलोरी की वजह से होता है, इसको जानने के लिए यूरिया ब्रेथ स्टूल एंटीजन सीरोलॉजी बायोप्सी भी करी जाती है। लेट्स एक्सप्लेन यूरिया ब्रेथ टेस्ट। बेसिकली यूरिया ब्रेथ टेस्ट में आपको लेबल्ड कार्बन आइसोटोप से प्रिपेयर्ड हुए यूरिया को कैप्सूल के फॉर्म में या टैबलेट और सॉल्यूशन के रूप में दिया जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये कार्बन 14 आइसोटोप्स लेबल्ड यूरिया ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और हार्मलेस होता है क्योंकि मात्रा में कम तथा कार्बन आइसोटोप से लेबल्ड होते हैं। खैर, अब आप इसे निगलते हो और ये स्टोमक में जाकर डिसॉल्व होता है और मिलता है। आमतौर पर एम्प्टी स्टोमक या खाली पेट में इस टेस्ट को अंजाम दिया जाता है ताकि भोजन और अदर सब्सटेंस इस टेस्ट की एक्यूरेसी में बाधा न डाले। इसके बाद अब ये होगा कि अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होगा तो जो यूरिया कैप्सूल के जरिए या सॉल्यूशन के रूप में पिलाया गया था वह एच पाइलोरी बैक्टीरिया के शरीर से रिलीज हुए यूरिएज एंजाइम की मदद से टूटकर अमोनिया और लेबल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वह लेबल कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुल जाता है तथा निश्वसन या एक्सहेलेशन के दौरान बाहर निकलता है। तो इसी खास किस्म के कार्बन डाइऑक्साइड या लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अगर सांस से निकली हवा में होती है तो कहा जाता है कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, और अगर वो लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं होता है तो कहा जाता है कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि टेस्ट निगेटिव है। अगर गैस्ट्राइटिस अल्कोहल की वजह से हुआ होगा तो जब एंडोस्कोपी कराई जाती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन पाया जाता है और चूंकि अल्कोहल की वजह से लीवर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है तो लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी भी अल्टर देखने को मिल सकती है। स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन में कॉर्टिसोल लेवल भी एलिवेट मिल सकती है तथा डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन की स्थिति भी एंडोस्कोपी की फाइंडिंग में मिल सकती है। एंडोस्कोपी विथ बायोप्सी भी गैस्ट्राइटिस को डायग्नोस करने के लिए ऑथेंटिक टेस्ट मानी जाती है। खैर, ये सब तो डायग्नोसिस की बात हो गई। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं।
अगर गैस्ट्राइटिस एच पाइलोरी की वजह से हुई है तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स और साथ ही साथ एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन भी दी जाती है। इलाज करने का यह अप्रोच एच पाइलोरी इराडिकेशन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पॉपुलर थेरेपी जो होता है वह है ट्रिपल थेरेपी, जिसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। यह ट्रीटमेंट 10 से 14 दिन में कंप्लीट होता है। इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीआईपी, क्लेरिथ्रोमाइसिन तथा अमोक्सिसिलिन शामिल है। अगर ये ट्रिपल थेरेपी फेल करता है तो क्वाड्रुपल थेरेपी दी जाती है। इसका ड्यूरेशन भी 10 से 14 दिन तक का होता है। इसमें पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बिस्मथ सबसैलिसिलेट, टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल शामिल है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो लिवोफ्लोक्सासिन बेस्ड ट्रिपल थेरेपी भी दी जाती है। ये भी पीपीआई, लिवोफ्लोक्सासिन और अमोक्सिसिलिन नाम के कॉम्बिनेशन से तैयार की जाती है। एनीवे, हम कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि बीइंग अ जनरल होम्योपैथिक फिजिशियन, अब होम्योपैथी में इसके समाधान और सॉल्यूशन की बात होनी ही चाहिए। एक बात हम यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर गैस्ट्राइटिस की कोई रामबाण दवाई बताने के लिए वर्चुअली विजिबल नहीं हुआ हूँ, बल्कि एक ऑथेंटिक और होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलोसफिकल अप्रोच से प्रेजेंट करने का एक कोशिश मात्र है। एनीवे, इसी श्रेणी में नक्स होमिका एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जो कि उस तरह के गैस्ट्राइटिस में इस्तेमाल में लाई जाती है जो कि ओवर ईटिंग या ओवर यूज ऑफ अल्कोहल की वजह से काउज हुई हो और लक्षणों के रूप में मरीजों को सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स तथा आमाशय में भारीपन का एहसास होता हो। अब इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या मेंटल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि कब नक्स होमिका मेडिसिन दी जा सकती है। अगर स्ट्रेस का कारण बेसब्री तथा वर्कोलिज्म यानी कि काम के प्रति जुनून हो और इतना जुनून सवार हो जाता हो कि जब काम पूरा ना होता हो तो उसके लिए स्ट्रेस या टेंशन की स्थिति पैदा हो जाती हो और फिर यह स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस का कारण बन जाता हो, ये अगर काउज हो तो उस कंडीशन में नक्स होमिका का इस्तेमाल काफी मुफीद साबित हो सकता है। आर्सेनिक एल्बम तब गैस्ट्राइटिस के केस में दी जा सकती है जब स्टमक में बर्निंग के साथ साथ मतली और उल्टी भी हो और जब गैस्ट्राइटिस फूड पॉइजनिंग और कंटामिनेटेड फूड के इंटेक से हुआ हो। अब इसके साइकोलॉजिकल रिलेशन की बात कर लेते हैं। जब बीमारी या आदमी तहफ्फुज या इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा का बहुत ज्यादा खौफ हो, आसान लफ्जों में अगर बयान करें तो कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जैसे सिंपल ही गैस की वजह से, खाने में बदपरहेजी की वजह से पेट में हल्का सा दर्द हुआ हो, लेकिन वह कहता हो कि लगता है कि मुझे कहीं गैस्ट्राइटिस तो नहीं हो गया है, कहीं स्टोमक कैंसर तो नहीं हो गया है। इसके लिए दो लोकोक्ति को हम यहाँ पर कोट करना पसंद करेंगे। जाको रोग ना लागो वह वैद्य फिर मांगे। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन हर समय बीमारी का ही चर्चा करते रहता है, वह बेवजह डॉक्टर का चक्कर लगाते रहता है। एक और प्रसिद्ध कहावत है कि अधेड़ खोपड़ी को हर समय दर्द ही नजर आता है। इसका अर्थ यह है कि हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट हमेशा किसी न किसी बीमारी के चिंता में ही डूबा रहता है। बात कहां से कहां पहुंच गई। कार्बोवेज जब पेट फूलने, डकार आने और पेट में भारीपन का एहसास होता हो और ये परेशानी फैटी फूड को खाने की वजह से डेवलप हुई हो। साइकोलॉजिकल या मेंटल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो भावनात्मक रूप से थके हुए यानी कि इमोशनल ड्रेन की स्थिति हो, तब कार्बोवेज काफी मुफीद साबित होता है। लाइकोपोडियम के लक्षण की ओर आगे बढ़े तो पेट फूलना और पेट में जलन के साथ साथ गैस्ट्राइटिस की समस्या का होना, जो अक्सर दोपहर या शाम को बदतर हो जाता हो। मेंटल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो जिसे कम आत्मसम्मान मिलने और हमेशा परफॉर्मेंस एंजाइटी बनी रहती हो, यानी कि सोचते रहता हो कि पता नहीं ये काम अच्छे से होगा या नहीं होगा और हमेशा है ना हर काम में परफेक्शन चाहता हो, तो ये फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पर लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। इसके अलावा पल्साटिला, नेट्रम्यूर, मर्क और हार्डेस्टिस कैनाडेंसिस भी गैस्ट्राइटिस के केस में प्रयोग में लाई जा सकती है। और आमतौर पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा देखा गया है कि हार्डेस्टिस कैनाडेंसिस क्यू तथा बैप्टिसिया टिंक्टोरिया क्यू दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके प्रॉपर स्ट्रोक के बाद 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना एच पाइलोरी की वजह से पैदा होने वाले गैस्ट्राइटिस के लिए काफी मुफीद होता है। उम्मीद करते हैं कि बाकी सारी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीओआरडी, डिस्फेजिया, हार्ट बर्न या और भी कोई डिजीज हो तो आप अपने नजदीकी किसी माहिरीन होम्योपैथ से कंसल्ट करें या हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माय वीडियो।